जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम इंटरनल सिक्योरिटी को कवर कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम आतंकवाद से लड़ने के लिए हमारे पास कौन कौन से लीगल प्रोविजन है उसके बारे में देख रहे थे। तो आज उसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और उसी के साथ साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको और अच्छे तरीके से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम हमारा सिलेबस देखते हैं तो उसमें हमें मनी लॉन्ड्रिंग सेपरेट एक पार्ट देखने को मिलता है। जैसे कि अभी अगर हम देख रहे हैं तो अभी हम यहाँ पर जो एक्सटर्नल स्टेट्स नॉन स्टेट एक्टर जो चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में, इस टॉपिक को यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें जो लीगल फ्रेमवर्क्स हमें देखने को मिलते हैं उसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी हमें देखने को मिलता है। तो लगे हाथों हम यहाँ पर जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग और उसके प्रिवेंशन। तो यहाँ पर हम मनी लॉन्ड्रिंग को भी अच्छे तरीके से डिटेल में कवर कर लेंगे जिससे कि एक ही तीर से दो निशाने हमारे लग जाएंगे। तो ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी मजेदार होने वाला है, मजा आएगा आप सभी को। लेकिन सतर्क रहिए, सावधान रहिए और जागे रहिए। चलिए, तो यहाँ पर लीगल फ्रेमवर्क की जब हम बात करते हैं टेररिज्म को, आतंकवाद को टैकल करने के लिए, तो उसमें पांचवा हमारे पास एक्ट हमें देखने को मिलता है। पहले जो है हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिए हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अगर हम देखते हैं तो ये हमें कंटिन्यूअसली न्यूज में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसकी न्यूज बाहर निकलती रहती है। इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग पर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। आप देखिए, पिछले 3-4 साल की क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, उसमें अगर आप जीएस पेपर 3 देखोगे तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो आपको नजर आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो जो एक्ट है, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया था, उसको और थोड़ा सशक्त जो है वो रिसेंट टाइम्स में, पिछले कुछ साल में ही यहाँ पर उसको किया गया है, जिससे कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसको हम यहाँ पर रोक सके। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि हमें मेंस में थियरी लिखनी पड़ती है और आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर सिर्फ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि मेंस पर्सपेक्टिव से जितने भी कोर्सेज है उसको कवर कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर थियरी भी इंपॉर्टेंट होती है। तो पहले थियरी देख लेते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट समझने के लिए एग्जाम्पल जो है उसका भी सहारा लेंगे। एग्जाम्पल तो मेरे खास होते हैं यार, मजा आता है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इंटरपोल, अगर हम इंटरपोल के हिसाब से देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, अब इंटरपोल जो है ये क्या है ये भी हम आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं और उसकी जो अलग अलग जो कलर होते हैं ना वो भी हम देखेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये यहाँ पर होता है इज concealing or disguising the identity of illegally obtained proceeds that they appear to have originated from legitimate source। मतलब क्या है कि कोई एक ऐसा पैसों का झुंड है, हाँ पैसों का झुंड है, क्योंकि झुंड में ही आते हैं ये पैसे जो होते हैं ब्लैक मनी, ठीक है। तो ये जो पैसे हैं जिनके ऊपर टैक्स नहीं पे किया गया है, जो ब्लैक मनी है, जो इलीगल मनी है, जो गैर कानूनी पैसा है, उसको हम इस तरीके से दर्शाते हैं। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्रिंग मतलब क्या होता है? लॉन्ड्रिंग मतलब हमारे कपड़े जो है वो साफ होते हैं, है ना, लॉन्ड्रिंग में। तो यहाँ पर ब्लैक मनी जो है, इलीगल मनी जो है, गैर कानूनी पैसा जो है, उसको हम यहाँ पर साफ कर रहे हैं। साफ करके उसको हम ऐसा दिखा रहे हैं कि हमने लिजिटिमेट सोर्स से ही लिया है, मतलब ये कोई ऑथेंटिक सोर्स से ही आया है, कि ये ब्लैक नहीं, ये तो व्हाइट मनी है बाबा, ये तो अच्छा पैसा है बाबा, ये तो कानूनन पैसा है बाबा। ये हमें देखने को मिलता है मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली जो इलीगल पैसा है उसको लीगल सिस्टम में लाना, लेजिटिमेट सोर्स से दिखाकर, इसी को हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। और अच्छे तरीके से आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझेगा, लेकिन ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा अगर आपको आता है तो। मतलब फ्रीक्वेंटली अगर आप देखोगे तो जो क्राइम्स है, ड्रग ट्रैफिकिंग होता है, रॉबरी होती है, एक्सटॉर्शन होता है। अब किसी ने एक्सटॉर्शन के पैसे हैं, किसी ने लूटपाट कर लिया है कि चल भाई तेरे को एक खोखा जो है वो तैयार रखना है। अब ये जो एक खोखा उसके पास आया है, इसको अगर उसको फाइनेंशियल सिस्टम में अगर सीधा एक खोखा जाकर वो अपने अकाउंट में डाल देता है तो छापा नहीं पड़ेगा कि कहाँ से आया भाई 1 करोड़। वो बोलेगा भाई मैंने तो उससे एक्सटॉर्शन के इसमें लिया है, उसको धमकी दे के लिया है। तो फिर तो सीधा आपको जेल में, क्योंकि एक्सटॉर्शन तो गैर कानूनन है ना। तो ये जो गैर कानूनी पैसा आया हुआ है इसको हम इस तरीके से हमारे लीगल सिस्टम में घुमाते हैं कि वो एक ऑथेंटिक सोर्स से आया हुआ पैसा हमें नजर आता है। इसी को हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। इसमें कई सारी आती है, शेल कंपनीज का इस्तेमाल होता है, राउंड ट्रिपिंग का इस्तेमाल किया जाता है, हवाला का इस्तेमाल किया जाता है। हवाला क्या है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। फॉल्स इनवॉइसेज जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर की जाती है। अभी अगर हम देखोगे रिसेंट टाइम्स में तो जो वर्चुअल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, ये यहाँ पर काफी ज्यादा प्रचलित हो गई है, जिसके वजह से जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको ट्रेस करना भी काफी मुश्किल हो गया है। तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। आइए अब एग्जांपल के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग को समझते हैं। अब देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग को समझने से पहले हमें ब्लैक मनी क्या है वो समझना पड़ेगा। ब्लैक मनी को समझने से पहले जो व्हाइट मनी है वो कैसा होता है वो हमें समझना पड़ेगा। व्हाइट मनी क्या सफेद होता है? नहीं, यहाँ पर स्लाइड ही सिर्फ सफेद आपको नजर आ रही है, वैसे व्हाइट मनी सफेद नहीं होता है। उससे पहले हमें टैक्स समझना पड़ेगा। देखिए क्या है
गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग योजनाएं निकालती है। मतलब समझ लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर गवर्नमेंट जो है वो खर्च करती है ना, होटल्स बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, उसी के साथ साथ समझ लीजिए स्कूल्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए खर्च करती है। उसी के साथ साथ जो अलग अलग योजनाएं निकालती है, जैसे मिड डे मील प्रोग्राम हो गया है ना, जहाँ बच्चों को, स्कूल के बच्चों को खाना मुफ्त में दिया जाता है, तो यहाँ पर सरकार खर्च करती है। प्लस यहाँ पर कुछ वेलफेयर स्कीम जो है उसमें खर्च करती है कि लोगों के अकाउंट में इतना पैसा डाल दिया जाएगा, लोगों को 2 रुपए पर केजी, 3 रुपए पर केजी में खाना जो है वो दिया जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि ये जो पैसा यहाँ पर सरकार बांट रही है, ये सरकार का पैसा आया कहाँ से है? क्या ये जो हमारे एमपी लोग हैं, इन लोगों को जो सैलरी मिल रही है उससे ये पैसा बांट रहे हैं? ऐसा होता तो हमें पार्लियामेंट में कोई नजर ही नहीं आता। अगर निजी पैसे लोगों के जाते थे तो किसी को कोई नजर ही नहीं आता था पार्लियामेंट में, पूरा पार्लियामेंट साफ चट, वो मतलब करियर ही नहीं रहता था, है ना। अब गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है, फिर गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? कहाँ से? अगर वो निजी पैसे नहीं है इन लोगों के, एमपी लोगों के, तो फिर कहाँ से आ रहा है? तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो पैसा जनता से ही कलेक्ट करती है और जनता में ही बांटती है। आप लोग क्या, मतलब इन लोगों से ही पैसा लिया जा रहा है, इन लोगों में बांटा जा रहा है? ऐसा नहीं है। क्या होता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है, हमारे यहाँ पर है, मतलब डीपीएसपी अगर आप देखोगे तो उसमें है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, है ना। मतलब यहाँ पर क्या है, जो अमीर है और जो गरीब है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन उनके पास सही तरीके से होना चाहिए, जो रिसोर्सेस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो अमीर है उससे लेकर गरीबों में बांटो। अब वो कैसे बांटेंगे? वो इस तरीके से बांटते हैं, उसमें टैक्स हमें देखने को मिलता है ना। मतलब जो भी सरकार योजना निकाल रही है, सूटकेस लेके भागो योजना जो भी सरकार निकाल रही है, वो पैसा कहाँ से आता है? तो टैक्सेस के जरिए आता है। अब बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज, नॉन टैक्स रिसीट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जो हम इकोनॉमिक लेक्चर्स में कवर करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टैक्सेस के जरिए यहाँ पर सरकार के पास जो है वो पैसा आता है। अब टैक्सेस के रूप में जब आ रहा है, मतलब ये जो इंसान है इसका जेब यहाँ पर कट रहा है ना। अब कितना कटता है? अगर हम नॉर्मल मोटे मोटे तौर पर लेते हैं, अब समझ लीजिए एक हम जो एक ट्यूटर है, ठीक है, एजुकेटर है, उसी का लेते हैं, ठीक है। अब एमएम एकेडमी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्ज कीजिए कि एमएम एकेडमी जो है उसका मतलब क्या होता है, अलग अलग टैक्स स्लैब है। 5 लाख तक अगर कोई कमा रहा है तो उसको टैक्स ही नहीं है ना। फिर ऐसे ऐसे बढ़ते 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 हम यहाँ पर ले लेते हैं कि एमएम एकेडमी जो है उसका अगर हम इनकम जो है वो ले लेते हैं, समझ लीजिए 1 करोड़ तक का इनकम है, ठीक है, सालाना सालाना। अब उसमें टैक्स कितना देना पड़ता है वो आप देखिए। अब यहाँ पर सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। अब जब आप लोगों को सर्विस मिल रही है एमएम एकेडमी की तरफ से, तो मतलब यहाँ पर 18% जो है सबसे पहले तो जीएसटी कटता है। अब जीएसटी भी जो 20 लाख के ऊपर अगर इनकम है तो जीएसटी कटता है। अब यहाँ पर एमएम एकेडमी जो उसके पास जीएसटी जो है उसका रजिस्ट्रेशन है, तो जीएसटी जो 18% देना पड़ेगा। प्लस जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें कुछ पैसे कटते हैं, तो वो 2% आप समझ लीजिए, ठीक है। प्लस जो 30% है वो इनकम टैक्स कटता है। 30% भी एग्जैक्ट नहीं, उससे ज्यादा ही वो सेस वे सर चार्जेस बहुत सारी चीजें ऐड होती है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर हम इतना ले लेते हैं। तो समझिए यहाँ पर 18% जीएसटी है, 2% बैंक का ट्रांजैक्शन है, 30% जो है इनकम टैक्स कट रहा है जो गवर्नमेंट ले रही है। मतलब टोटल टैक्स जो है वो कितना जा रहा है? टोटल टैक्स जो है वो 50% जा रहा है। मतलब समझ लीजिए अगर एमएम एकेडमी जो उसकी इनकम यहाँ पर अगर हमें देखने को मिलती है 1 करोड़, तो फिर 50 लाख जो है वो तो सिर्फ काय में जा रहा है? टैक्स में जा रहा है। समझिए, समझ रहे हो आप? ये मतलब इस तरीके से होता है कि आधी रकम जो है, जो कमाई हुई आधी रकम है, वो तो सरकार को जा रही है, टैक्स के रूप में जा रही है। फिर सरकार यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, मिड डे मील, वेलफेयर स्कीम, सूटकेस ले लो योजना, सूटकेस लेके भागो योजना, इस सब में वो खर्च करती है ना। अब ये तो छोटा हो गया, 1 करोड़ तक की चीज हो गई, लेकिन कहीं कहीं पर अगर समझ लीजिए किसी किसी के 100 करोड़ जो है वो अगर निकलता है, वो अगर यहाँ पर पैसा जो है वो आता है, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर समझ लीजिए कितना कितना 50-50 करोड़ जो है वो सरकार को बांटो, और उसमें भी फिर 2% जो है वो कॉर्पोरेट जो सोशल टैक्स होता है वो सब देने पड़ते हैं, है ना, सीआरआर जो होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो देनी पड़ती है, तिजोरी वैसे ही खत्म हो जाती है, वैसे ही पूरी तिजोरी जो है वो नष्ट हो जाती है ना। तो यहाँ पर अब ब्लैक मनी क्या होता है? अब आपको टैक्स के रूप में किस तरीके से पैसा लिया जाता है वो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर ब्लैक मनी होता क्या है? अब ब्लैक मनी अगर आप देखोगे, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो व्यक्ति है, अब इस व्यक्ति के अगर समझ लीजिए इनकम जो है वो 100 करोड़ रुपए आई है, ठीक है। अब ये 100 करोड़ रुपए में से अब इसको टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। अब ये तो ठीक है, जो मैंने आपको टैक्स बताया 50% टैक्स, लेकिन उसी के साथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा मैंने आपको बताया सीएसआर, तो इसमें क्या होता है, वो भी 2% जो होती है लगातार 3 साल के, वो अलग चीज है, वो हम इकोनॉमी में देखेंगे। लेकिन वो सब बहुत सारे अलग अलग हिडन टैक्सेस जो है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिए मोटे मोटे तौर पर हम आसान तरीके से देखते हैं कि इनकम जो है 100 करोड़ रुपीज आई है। गवर्नमेंट जो उन्होंने बोल दिया चलो मुन्ना इसके आधे 50 करोड़ रुपए जो है वो हमको दे दो, चलो चलो बदमाशी नहीं करो। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि 100 करोड़ कहाँ है, 100 करोड़ कहाँ है, मेरे को तो 10 करोड़ की इनकम हुई है।
मेरे को तो 10 करोड़ की इनकम, मेरे 100 करोड़ की इनकम नहीं हुई, नहीं नहीं ये गलत है, मेरे को 10 करोड़ की इनकम हुई है। सीए रखते हैं भारी भारी, सीए जो है बराबर कुछ मैनिपुलेट करके अगर 10 करोड़ बता देते हैं। अब यहाँ पर टैक्स कितना देना पड़ेगा, 10 करोड़ का आधा, मतलब समझ लीजिए यहाँ पर 5 करोड़ जो है वो सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये जो 5 करोड़ टैक्स दिया है, ये 100 करोड़ तो एक्चुअल में उसकी इनकम हुई थी ना, 100 करोड़ हुई थी। अब 100 करोड़ में से सिर्फ 10 करोड़ जो है उसी पर यहाँ पर टैक्स जो है वो दिया हुआ है। अब जब उसी पर टैक्स दिया हुआ है तो मतलब अब यहाँ पर टैक्स कितने रकम पर नहीं दिया है, 90 करोड़ पर टैक्स दिया ही नहीं है। समझ रहे हो आप, मतलब 100 करोड़ में से सिर्फ 10 करोड़ के ऊपर टैक्स दिया हुआ है, 90 करोड़ के ऊपर टैक्स दिया ही नहीं है। अब जब 90 करोड़ के ऊपर टैक्स नहीं दिया है तो ये जो अनटैक्स्ड मनी होता है, जिसके ऊपर आप टैक्स पे नहीं कर रहे हो, उसे हम कहते हैं ब्लैक मनी। उसे क्या कहा जाता है, ब्लैक मनी। अब ये जो ब्लैक मनी है, ये इसके पास ब्लैक मनी है। अब ये अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऑथेंटिक चीजें खरीद सकते हैं क्या, नहीं खरीद सकते हैं। सरकार फट से आ जाएगी, भाई तुमने तो बोला था 10 ही करोड़ रुपए हुए, तो ये तुम 50 करोड़ रुपए की चीज कैसे खरीद रहे हो, कैसे खरीद रहे हो, और वो भी 10 करोड़ में से 5 करोड़ तो हमने ले लिए, तुम ले लूट लिए, तो अब 5 करोड़ में तुम क्या ही कर लोगे, तो ये कहां से आए, है ना। तो ये 90 करोड़ जो आए हैं, इसको यहाँ पर अब यहाँ पर अलग अलग चीजों में अलग अलग नाम से, अलग अलग लोगों के नाम से यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे रियल इस्टेट में खुद के नाम से नहीं कर सकते, अपने कुछ जो अलग अलग रिलेटिव है उनके नाम पे कर लेंगे। गुटखा टोबैको इंडस्ट्री में, है ना, यहाँ पर, और कैश में जो चीजें हैं वो यहाँ पर परचेस कर लेंगे। कैश में बहुत सारी चीजें जो है वो परचेस कर लिया, आईफोन ले लिए 20-20 30-30, ठीक है। लेकिन जब इतना पैसा आया है तो वो ऐसी चीजों में खर्च नहीं करते, अप्रिशिएटिंग एसेट्स में ही खर्च करते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट कर लेंगे, कोई ना कोई कंपनी में अनऑफिशियल तौर पर इन्वेस्ट कर लेंगे। समझ लो कि यहाँ पर अंबानी जो है वो बोले कि एमएम एकेडमी जो है उसमें मैं यहाँ पर तुमको 30 करोड़ रुपए देना चाहता हूँ, ठीक है, मैं अनऑफिशियल तौर पर तुम्हारा इतना इतना पार्टनर हूँ, तो 30 करोड़ रुपए लो फंडिंग, और फिर उसके बाद जो तुमको करना है करो, फिर उसके बाद मेरे को जो प्रॉफिट आएगा वो दे दो। तो इस तरीके से चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है अनऑफिशियल तौर पर। अनऑफिशियल तौर पर अगर आप देखोगे तो जो फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री में काफी ज्यादा पैसा जो है वो लगाया जाता है, ब्लैक मनी मोस्टली फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा लगता है। मतलब समझ लो कि कोई 100 करोड़ की फिल्म बन रही है, तो ये बोल देंगे कि मेरे पास 90 करोड़ रुपए रखा हुआ है, ये लो मेरी तरफ से 90 करोड़ रुपए, जितना भी प्रॉफिट आएगा मेरे को मिलना चाहिए। हो गया ना, हो गया ना व्हाइट मनी, हुआ कि नहीं। इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। माइनिंग, फार्मा, ये सब में जो ब्लैक मनी है इसका इस्तेमाल होता है, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ब्लैक मनी। अब ब्लैक मनी आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप देखो कि ब्लैक मनी काफी ज्यादा अफेक्ट होते हैं, जैसे कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम जो है कंप्लीटली अफेक्ट हो जाती है ब्लैक मनी की वजह से। क्योंकि काला पैसा जो है वो फिर समझ लीजिए बहुत बार ऐसा बोला जाता है इंडिया की पैरेलल इकोनॉमी जो है ब्लैक मनी के रूप में चल रही है, तो इससे बहुत बुरे अवस्था, करप्शन, ये सब जो है ब्लैक मनी इजाद हो रहा है। ब्लैक मनी की वजह से तो इन्फ्लेशन में, क्योंकि सोचिए ना इनके पास अभी 90 करोड़ रुपए है, ब्लैक मनी है 90 करोड़। अब ये 90 करोड़ रुपए का अगर वो समझ लो घर लेते हैं, ठीक है, घर परचेस करते हैं, मतलब 1-1 करोड़ का भी अगर, तो 90 घर ये परचेस कर लेंगे। तो फिर 90 घर परचेस करेंगे तो सोचो ना कि प्राइजेस, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइजेस कितनी बढ़ेगी। इकोनॉमिक लेक्चर्स में हमने देखा है सप्लाई एंड डिमांड का कैसा खेल होता है। तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके वजह से क्या है, आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हाई इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलता है ना। इलीगल एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। देन यहाँ पर पैरेलल इकोनॉमी फ्लरिश होती है, पैरेलली कोई इकोनॉमी जो है वो चल रही है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू यहाँ पर जाता है कि गवर्नमेंट के पास जितने पैसा, कितना 50 करोड़ आना चाहिए था, आया कितना, 5 करोड़ आया। तो गवर्नमेंट 50 करोड़ आते थे तो ज्यादा खर्च करती थी, 5 करोड़ आया तो कम खर्च कर रही है ना, लूटपाट कम मच रही है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब हवाला सिस्टम समझते हैं क्या है, मतलब अब आपको ये क्या टैक्स सिस्टम समझ में आ गई, अब आपको जो ब्लैक मनी वो समझ में आ गया। अब हवाला सिस्टम कैसे काम करती है वो देखते हैं। अब समझिए कि यहाँ पर यूएसए में एक मॉर्गन है, ठीक है, इसको यहाँ पर हमारे क्रिश को पैसे भेजने हैं। अब कितने पैसे भेजने हैं, समझ लो इसको यहाँ पर भेजने हैं 100 करोड़ रुपए। अब ये 100 करोड़ रुपए कैसे भेज सकता है, डायरेक्ट अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर कर देगा, ले भाई क्रिश तू इतना उड़ के आया था यहाँ पर, हमारी फ्लाइट्स वाइट बचाई तूने, ये 100 करोड़ रुपए मैं तेरे अकाउंट में डाल रहा हूँ। पर क्रिश बोल रहा है भाई रुक जा, क्योंकि कैसा है कि अगर तू 100 करोड़ रुपए बैंक में डालेगा तो टैक्स कट जाएगा मेरा, इसमें से 50 करोड़ रुपए मेरे को गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। मतलब क्या है, तो कोई दूसरा रास्ता सोचता है। तो फिर दूसरा रास्ता यहाँ पर मॉर्गन जो है वो बोलता है कि मेरे पास दूसरा रास्ता है। यहाँ पर यूएसए में एक हवाला सिस्टम वाला है, ये हवाला सिस्टम वाले को मैं 100 करोड़ रुपए जो है वो दे दूंगा। फिर इसका जो आदमी रहेगा, इसका आदमी, ये जो यूएसए में बैठा हुआ आदमी है, इसके पास मॉर्गन जाएगा, वो बोलेगा 100 करोड़ रुपए मेरे को इंडिया में पहुंचाना है। फिर उसका इंडिया में कोई ना कोई और दूसरा पेंटर रहेगा, ये जो है ये उसको बोलेगा कि देख मेरे को 100 करोड़ रुपए मिल गए हैं, ये 100 करोड़ रुपए क्रिश को जाके दे दे। अब ये पासवर्ड देते हैं, एक पासवर्ड दे देंगे, बोलेंगे तू 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 तारा बोलना। क्रिश जो है अगर उसने बोल दिया तोड़ो ना दिल हमारा, तो फिर वो मतलब हाँ उसी को पैसे देने हैं तो उसको दे देंगे। पता कैसे चलेगा ना पैसे किसको देने हैं,
नहीं तो किसी के भी हाथ में सूटकेस थमा के अगर आ गया तो फिर तो उसकी मौजा ही मौजा हो जाएगी। तो यहाँ पर है तू तारा तोड़ो ना दिल हमारा, ये मतलब हाँ हो गया, पासवर्ड मैच हो गया, मतलब इसको पैसे जो है वो मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हवाला सिस्टम के जरिए, मतलब यहाँ पर लीगल सिस्टम से अगेंस्ट में जाकर हवाला सिस्टम जो है उससे पैसे पहुंचाए जाते हैं। ये कम पैसा, ये मतलब फ्री में दे रहे हैं क्या सर्विस, नहीं, ये कुछ ना कुछ अपना कमीशन जो है वो चार्ज करते हैं। ये होता है हवाला सिस्टम। किसी भी देश से दूसरे देश में जो है पैसा इस तरीके से ट्रांसफर किया जाता है और वो लीगल सिस्टम में नहीं आता है, लीगल तरीके से नहीं आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हवाला सिस्टम के जरिए कैश पहुंचाया जा रहा है। तो अब यहाँ तो हो गया हवाला सिस्टम। अब ये लोग पैसों का क्या करते हैं, इसने यहाँ पर इसको 100 करोड़ रुपए दिए, इसको यहाँ पर 100 करोड़ रुपए मिले इसको, फिर इसने अपने 100 करोड़ रुपए इसको दे दिए, तो फिर अब ये 100 करोड़ रुपए का लेन देन कैसे। तो ये क्या करते हैं, शेल कंपनीज जो है, बहुत सारी शेल कंपनीज बना लेते हैं। शेल कंपनीज मतलब क्या है, समझ लीजिए फालतू की कंपनीज। ये सारी जो डिटेल में हम इकोनॉमी लेक्चर्स में और अच्छे तरीके से देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी का मसला है, ये हमारे इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजीज नहीं है। तो शेल कंपनी मतलब सब फालतू कंपनीज, सिर्फ नाम के लिए खड़ी, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी खड़ी कर देते हैं, बहुत सारी, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे दिखा देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, राउंड ट्रिपिंग करते हैं कि भाई शेल कंपनीज यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, बहुत सारी जगहों पर हमारी शेल कंपनीज है। फिर ये शेल कंपनीज जो है उसके जरिए लॉस जो है वो बता दिया जाता है कि हमने यहाँ पर 100 करोड़ रुपए अलग अलग तरीकों से 100 करोड़ रुपए जो है पूरी की पूरी शेल कंपनीज में डाले, उनको लॉस हो गया, वो बर्बाद हो गई। अरे कंपनी थी नहीं तो लॉस कहाँ से होगी, लॉस हो गया बता देते हैं, लॉस हो गया तो उस पर कोई टैक्स नहीं रहेगा, तो अपने आप ये अब लीगल सिस्टम में जो पैसा है वो आ चुका है। इस तरीके से हवाला सिस्टम जो है वो काम करती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ग्लोबल स्टेटस, यूनाइटेड नेशन ऑफिस जो ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ठीक है, उन्होंने एस्टिमेट किया क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है अमाउंट 3.6% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, ठीक है, आउट ऑफ इस 2.7 जो है ये लॉन्डर्ड किया गया है। इतना पैसा लॉन्ड्रिंग का हमें देखने को मिलता है। रिपोर्ट हमें देखने को मिलती है 40% ऑफ जीडीपी हमें ब्लैक मनी जो है इंडिया में देखने को मिलता है। कितना ज्यादा ब्लैक मनी है, 40% ऑफ जीडीपी ब्लैक मनी है। सोचिए हमारी जीडीपी ट्रिलियंस में है, 40% ऑफ जीडीपी ब्लैक मनी चल रहा है ना। जितना टैक्स पे करना पड़ता है एक आम इंसान को, है ना, जो मेहनत से अपनी ईमानदारी से कमा रहा है, उसको जितना पे करना पड़ता है उतनी तो ब्लैक मनी चल रही है, ठीक है। अब मनी लॉन्ड्रिंग जो है एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये एक इंडिपेंडेंट क्राइम नहीं होता है, ये काफी चीजों पर डिपेंड होता है, जैसे कि इलीगल आर्म सेल हो गया, स्मगलिंग हो गई, स्मगलिंग के जरिए कुछ लाया जा रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, प्रोस्टिट्यूशन हो गया, देन यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग हो गया, एम्बेसमेंट हो गया। तो बहुत सारी चीजों पर यहाँ पर जो ब्लैक मनी, जो लीगल सोर्स नहीं है उससे जो पैसा आया हुआ है वो इलीगल पैसा हो गया। वो इलीगल पैसों को लॉन्डर किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है, लॉन्ड्री में धुलाया जा रहा है, वो हो गया मनी लॉन्ड्रिंग। समझ में आ गया है, एकदम आसान सी चीज है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो प्रोसेस जो है मनी लॉन्ड्रिंग की काम कैसे करती है, तो इसमें हमें 3 स्टेजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। उसमें से पहली स्टेज जो है वो है प्लेसमेंट स्टेज। प्लेसमेंट स्टेज क्या है, जो डर्टी मनी है वो यहाँ पर लिजिटिमेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डाला जा रहा है। लिजिटिमेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब हमारे जो लीगल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि बैंक्स हो गए, है ना, मोस्टली बैंक जो है उसमें यहाँ पर डाला जाता है। कैसे, टुकड़ों टुकड़ों में डाला जाता है, एक ही अकाउंट में अगर बहुत डाल दिया तो मतलब नहीं है। बहुत सारे लोगों के आपने देखा होगा जब जनधन अकाउंट जो है वो ओपन किए गए, उस टाइम पर बहुत सारे लोगों के अकाउंट में जो है पैसे ट्रांसफर हुए थे, छोटे थोड़े अमाउंट में ट्रांसफर हुए थे। ऐसे वो हजारों लाखों लोगों के अकाउंट में थोड़े थोड़े पैसे जो है वो ट्रांसफर करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये जो है रिस्की स्टेज होती है, क्योंकि लार्ज कैश अमाउंट जो है वो यहाँ पर सस्पिशन में आ जाता है। बैंक जो है हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन जो उसको नोट करती रहती है। अगर आप बैंकिंग में हो या फिर अगर आपका कोई रिलेटिव बैंकिंग में है, उनको पूछना, कभी कभार ऐसा होता है कि फॉरेन से कोई बहुत ज्यादा रकम जो है वो आ रही है, एक इंसान के अकाउंट में बहुत ही ज्यादा रकम जो है वो देखने को मिल रही है, ऐसा कभी कभार हो जाता है ना। इसको छोटे छोटे अकाउंट में जो है वो डाला जाता है, जिससे कि यहाँ पर क्या है, बैंक की भी नजरों में ना आए। देन लेयरिंग स्टेज हमें देखने को मिलती है। अब इसको लेयर किया जा रहा है, कैसे, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है वो यहाँ पर किए जाते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, जो अलग अलग कंट्रीज में पैसे भेजना, अलग अलग कंट्रीज से पैसे आ रहे हैं, अलग अलग पूरा घुमा फिरा के राउंड ट्रिपिंग जो है वो की जा रही है, कंट्री वो कंट्री वो कंट्री, फिर अकाउंट में आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पर इसको हम कहते हैं लेयरिंग, मतलब डिफरेंट नेम जो है डिफरेंट कंट्रीज, वहां से मनी करेंसी जो है यहाँ पर आती है। देन इंटीग्रेशन स्टेज होता है, लॉन्डर्ड मनी जो है अब ये इंट्रोड्यूस किया जाता है लिजिटिमेट स्पेस में। अब यहाँ पर आ गया ये जो पैसा घूम फिर के आया है, अलग अलग कंपनीज के नाम पर घूम फिर के आया है, अब इस पैसे को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये फाइनल होता है। इसमें रियल एस्टेट, लग्जरी एसेट्स, बिजनेस वेंचर्स, ये सब कुछ यहाँ पर किए जाते हैं। इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन स्टेज। समझ लीजिए 90 करोड़ रुपीज जो थे वो घूम फिर के वापस आया है, तो 90 करोड़ रुपीज अब यहाँ पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो ये है पूरा मनी लॉन्ड्रिंग के 3 स्टेजेस आपको यहाँ पर पता रहने चाहिए, ठीक है। मतलब पहली क्या होती है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, प्लेसमेंट स्टेज होती है, देन उसके लेयरिंग होती है, देन उसके बाद हमें इंटीग्रेशन स्टेज जो है वो देखने को मिलती है। तो ये आप शॉर्ट में देख सकते हो, प्लेसमेंट है, देन लेयरिंग है, देन इंटीग्रेशन जो है वो किया जा रहा है। अब यहाँ पर क्राइम्स देखिए क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से बहुत सारे क्राइम्स भी हमें देखने को मिलते हैं।
इलीगल आर्म सेल, स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, है ना, प्रोस्टिट्यूशन, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब इम्पैक्ट क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग का इम्पैक्ट क्या होता है? हमारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसकी रेपुटेशन जो है वो खराब हो जाती है ना, डैमेज होती है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है क्रेडिबिलिटी लूज कर देती है कि यार यहाँ पर तो बहुत करप्शन है। मतलब मैं आपको, शायद मैंने आपको एक एग्जांपल बताया होगा कभी तो भी, इतने जो कोर्सेज हुए हैं हमारे, बहुत सारे कोर्सेज जो एमएम एकेडमी पर चल रहे हैं, उसमें मैंने कोई ना कोई कोर्स में आपको बताया होगा कि मैं जब सिंगापुर में गया था उस टाइम पर मैं, एक लिटिल इंडिया नाम का एक जगह है वहाँ पर, लिटिल इंडिया, वहाँ पर मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो घूमने के लिए जाते हैं या फिर कुछ काम से जाते हैं तो वहाँ पर ही रुकते हैं। तो लिटिल इंडिया में मैं रुका था और वहाँ पर जब मैं मतलब घूमने के लिए गया था, मतलब मेरी मीटिंग जो है खत्म हो गई थी, उसके बाद मैं जब घूमने के लिए गया था वहाँ से, जब मैं रिटर्न आ रहा था तो कैब में आ रहा था, तो वहाँ पर वो जो इंसान है उसने बोला कि दिस इज द ओनली इंडिया वेयर देर इज नो करप्शन। समझ रहे हो, लिटिल इंडिया, वो जो लिटिल इंडिया है वो, दिस इज द ओनली इंडिया वेयर देर इज नो करप्शन। मतलब सोचिए कि आउट ऑफ कंट्री में क्रेडिबिलिटी हमारी कितनी लूज होती है जब करप्शन इतना ज्यादा बढ़ता है, क्रेडिबिलिटी, कॉन्फिडेंस कितना लूज होता है कि ऐसा जब होता है। कितना बड़ा स्टेटमेंट है ये, मतलब कैसी इमेज जो है वो इंडिया की बाहर है कि इंडिया जो है वो करप्ट कंट्री है ना। ये हमें देखने को मिलता है। डिस्टेबलाइज इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, हमारी कंट्री की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज कर देता है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जो आम इंसान है जो ईमानदारी से बेचारा टैक्स भर रहा है उसकी तो औकात ही नहीं बचती है कुछ खरीदने की, है ना। इम्पेटस जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज को, क्रिमिनल एक्टिविटीज इससे बढ़ती है क्योंकि इससे क्या होता है, जो स्मगलिंग है, जो आर्म्स है, टेररिस्ट एक्टिविटीज को, वो कहाँ से मिलते हैं, जो इंसर्जेंट्स होते हैं, जो हमने देखे नक्सली वक्सली, उनको कहाँ से पैसा मिलता है। पॉलिसी डिस्टॉर्शन जो है वो यहाँ पर होता है। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करता है कि नहीं यार वो कंट्री तो बहुत करप्ट है, वहाँ पर नहीं करते हैं। क्रिमिनल्स को यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिलती है, उनके पास पैसा आता है, उनके पास आर्म्स एनिमेशन आते हैं, तो ये इम्पैक्ट होता है। अब देखिए लीगल फ्रेमवर्क की जब हम बात करते हैं तो लीगल फ्रेमवर्क में सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अगर हम देखते हैं 1961 में हमें इनकम टैक्स एक्ट देखने को मिलता है ना। देन उसके बाद 1974 अगर हम देखते हैं तो कन्वर्जन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, ये हमें देखने को मिलता है 1974 में। देन 1976 अगर हम देखते हैं तो स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर एक्ट देखने को मिलता है। देन उसके बाद 1985 देखते हैं तो नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोपेट्रिक सब्सटेंस एक्ट देखने को मिलता है। देन 1988 अगर हम देखते हैं तो बेनामी ट्रांजैक्शन, बेनामी ट्रांजैक्शन आप सभी को पता होगा कि अलग अलग जो लोगों के नाम पर जमीनें खरीदी जाती है ना। मतलब मैं जमीन खरीद रहा हूँ लेकिन मैं लीगल अपना पैसा नहीं दिखा सकता तो किसी और के नाम पर मैं पैसा जो है वो ले लूंगा, बेनामी ट्रांजैक्शन ये होते हैं। देन 1988 में अगर हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक ऑफ नार्कोटिक्स, ड्रग्स, ये हमें देखने को मिलता है। 2000 में अगर हम देखते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा, हमें देखने को मिलता है। इस तरीके से वेरियस एक्ट जो है वो आए। और खास फिर 2002 में मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हमें एक्ट देखने को मिलता है, मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, है ना। ये हम 2002 में हमें देखने को मिलता है। इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूनिट, ठीक है। अब इसके तहत अगर आप देखोगे तो बहुत सारे हमारे पास अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी है जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काम करती है, जैसे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो गया, एफएटीएफ, जिसके बारे में आगे देखेंगे। एशिया पैसिफिक ग्रुप हो गया, वियना कन्वेंशन, बैसल कमिटमेंट कमिटी, तो बहुत सारे हमें देखने को मिलती है, ये हम आगे देखने वाले हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स भी, अगर आपको पूछा जाए मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में तो इतने ग्रुप्स भी आप लिख सकते हो कि हाँ इंटरनेशनल लेवल पर भी हमें बैसल कमेटी ये सब देखने को मिलता है, जहाँ पर बैंकिंग सेक्टर को यहाँ पर कॉमन पोजीशन जो है वो अडॉप्ट करने को कहा जाता है। इंडिया जो है वो इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑफ टेररिज्म, इसका भी सिग्नेटरी है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांजैक्शनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो बहुत सारे जो करप्शन से रिलेटेड जो चीजें हैं उसके लिए भी इंडिया जो है उसका सिग्नेटरी है। तो बहुत सारी जगहों पर इंडिया जो है एक्टिव हमें देखने को मिलता है ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, धिंगाना हो रहा है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये अगर हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव जो एक्ट का वो है कि यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग जो है ना, वो यहाँ पर प्रिवेंट और कंट्रोल किया जा सके, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो ना हो। मनी लॉन्ड्रिंग जितनी ज्यादा होगी ब्लैक मनी उतना ही सर्कुलेट होगा, टेररिस्ट फाइनेंसिंग का डर भी उतना ही ज्यादा रहेगा, मतलब हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट जो है वो उतना ही ज्यादा रहेगा, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी है जो मनी लॉन्ड्रिंग से ली हुई है उसको कन्फिस्केट करना, यहाँ पर ले लेना। अगर कोई इंसान जो है वो अगर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, भैया ले लो, तुम्हारी वो बिलोंग नहीं करती है। एक्ट जो है एक्सपांड करता है टू रीच दी क्राइम्स बाय इंक्लूडिंग मेनी ऑफेंसेस आईपीसी के अंडर में, आर्म्स एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, बहुत सारे हमें देखने को मिलता है। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि वो अग्रीमेंट में जाए गवर्नमेंट के साथ जो बाहर की कंट्री है उनके साथ, मतलब हमारी जो सरकार है वो किसी और कंट्री की सरकार के साथ अग्रीमेंट में जाएगी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो प्रोविजन है इसके वो हम आपकी कंट्री में भी लागू करना चाहते हैं। मतलब आपकी कंट्री अगर टैक्स हेवन है, आपकी कंट्री अगर टैक्स जो है तो हम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। आपकी कंट्री अगर यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग हमारे कंट्री में हो रहा है तो फिर हम जो भी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है उसको यहाँ पर पकड़ लेते हैं।
है ना, उसको हिरासत में ले लेते हैं, उसको यहाँ पर आप भेज दो, तो ये सारी चीजें यहाँ पर कर सकते हैं। रिकॉर्ड जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के वो यहाँ पर मेंटेन करना, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर इसके फीचर्स देखने को मिलते हैं। अब चैलेंजेस अगर हम देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, तो सबसे पहले तो है वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, ये सब जो है इसकी वजह से काफी बुरी अवस्था जो है वो हो जाती है। तो अगर हम देखते हैं चैलेंजेस कौन कौन से, तो देखिए एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो सफिशिएंट, उनके पास कैपेसिटी, एक्सपर्टीज, ट्रेनिंग हमें देखने को नहीं मिलती, उनके पास रिसोर्सेस नहीं है जिससे कि वो सही ढंग से ले सके। मतलब समझ लीजिए कि आम इंसान है जिसको कंप्यूटर को कुछ पता ही नहीं है, उसको अगर हम बोले भैया तुम ट्रेस करो, जितनी भी आ रही है ना ये सब ट्रेस करो, वो बोलेगा हाँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा हो जाता है, मतलब क्या बनेगा, है ना। अब एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो यहाँ पर जो ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी उससे कोप अप नहीं कर पा रही है। जो टेक्नोलॉजी है इतनी अपग्रेड हो गई है, इतनी आगे चली गई है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन हम अभी भी वही है पुराने वाले कंप्यूटर पर, है ना, तो मतलब नहीं बनता है। यहाँ पर जो पर्पस है केवाईसी नॉर्म का वो यहाँ पर फुलफिल होना चाहिए, नहीं तो क्या है छोटे छोटे टुकड़ों में पैसे डाले जा रहे हैं। तो बैंकिंग सिस्टम को भी यहाँ पर हमें अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, बैंकिंग सिस्टम में भी ट्रांसपेरेंसी लाना, बैंकिंग सिस्टम में भी जो लोग हैं उनमें अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ ब्लैक मार्केट चैनल जो है पर्पज ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको भी यहाँ पर इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एनफोर्समेंट एजेंसीज, है ना, जो एनफोर्समेंट एजेंसीज है लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव, वो यहाँ पर हमें और अच्छी तरीके से लाना जरूरी है। टैक्स हेवन कंट्रीज जो उनको यहाँ पर जो डिस्क्लोजर है उनके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का वो यहाँ पर बताना जरूरी है कि भैया तुम डिस्क्लोज कर दो यार। जैसे स्विट्जरलैंड है, तुम बोलते हैं तुम खाता खोलो, तुम पैसे ट्रांसफर करो, जो भी करो, हम किसी को नहीं बताएंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किसी को नहीं बताएंगे, तुम बिल्कुल करो, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डिस्क्लोजर जो है वो जरूरी होता है। तो ये सारे चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो यहाँ पर है कन्वर्जेंस ऑफ डिफरेंट एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स, है ना, कन्वर्जेंस करना चाहिए जिससे क्या है अलग अलग लोगों के आइडियाज जो है मर्ज हो जाए। अलग अलग लोगों के आइडियाज मर्ज होंगे तो अपने आप कोई बड़ी चीज जो है बाहर निकलेंगी। टैक्स हेवन जो है उनको यहाँ पर डील किया जाना चाहिए सही ढंग से, है ना। ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जैसे एफएटीएफ है उनके उनके द्वारा कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो यहाँ पर की जानी चाहिए, सच एज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ईडी इन टेक्नोलॉजी फाइनेंस, ये यहाँ पर सही ढंग से होना चाहिए। डॉर्मेंट अकाउंट जो होते हैं, मतलब जो यहाँ पर पड़े हैं बहुत टाइम से, उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो उनको यहाँ पर सही ढंग से देखना चाहिए। कोई बड़े बड़े ट्रांजेक्शन वाला अकाउंट है उसको सही ढंग से देखना चाहिए। इंडिया जो उसने कोऑर्डिनेट करना चाहिए एफएटीएफ के साथ और बाकी ग्लोबल एफर्ट्स के साथ, जिससे कि हम मनी लॉन्ड्रिंग को फाइट कर सके। एफएटीएफ जो उसने यहाँ पर वो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स जो है उसमें नहीं पढ़ना चाहिए कि नहीं यार वो कंट्री जो है ना मेरी माए बाप है वो बोल रही है कि तुम मत देखो यार, ये ऐसे इसमें एफएटीएफ ने नहीं पढ़ना चाहिए। उसने अपना काम जो है वो सही ढंग से करना चाहिए, मतलब टेररिस्ट फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, इसको यहाँ पर सही ढंग से देखना चाहिए। तो ये वे फॉरवर्ड हमें देखने को मिलता है। तो अब आपको पूरा होलिस्टिक व्यू मिल गया है मनी लॉन्ड्रिंग का। अब आपको अगर क्वेश्चन आता है तो अब यही चीजें जो है वो रट्टा मार लो, यही चीजें जो है वो लिखना है आपको। मैं बोलता हूँ ढांचा हमेशा आपका तैयार रहना चाहिए, ये ढांचा तैयार है। मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो क्या है ये कभी चेंज नहीं होगा। मनी लॉन्ड्रिंग के इम्पैक्ट क्या होते हैं कभी चेंज नहीं होगा। मनी लॉन्ड्रिंग के स्टेजेस क्या होते हैं कभी चेंज नहीं होगा। हम क्या चैलेंजेस है कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब तक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं आ जाती तब तक हमारे पास कौन कौन से उसके लिए लॉज है वो हमने देख लिए, वो चेंज नहीं होंगे। वो हाँ लॉज चेंज हो सकते हैं, लॉ चेंज हुआ तो और न्यूज़ में आ जाएगा और उसमें लॉज में क्या क्या किया गया है। वे फॉरवर्ड जो है ये भी ऑलमोस्ट चेंज नहीं होगा। तो मतलब क्या एक ढांचा आपका तैयार है। मनी लॉन्ड्रिंग पर अगर आगे कीवर्ड पकड़ लो मनी लॉन्ड्रिंग, लिखो उसके बारे में पूरा का पूरा। 8 मिनट मिलते हैं भाई साहब, 8 मिनट। 8 मिनट के अंदर अंदर आपको सारा लिखना पड़ता है और यही आपके पास मौका है। ढांचा बनाओ लिखो, ढांचा बनाओ लिखो। कोई इतने क्वेश्चंस रहते हैं, है ना, समझ लो 6 पेपर है आपके पास, उसमें से अगर हम ऑप्शनल छोड़ भी दे 4 पेपर है आपके पास, एक ऐसे भी है, और उसके बाद वो तो छोड़ दो फिर जो आपको क्वालिफाइंग है। तो 4 पेपर अगर हम देखते हैं तो उसमें इतने सारे क्वेश्चंस है, कैसे आप हर क्वेश्चन जो है उसको क्या याद करते बैठोगे, मतलब नहीं बनता है। स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क, ढांचे बनाते चलो, ढांचे बनाते, यही खासियत है एमएम एकेडमी आपको जो आंसर राइटिंग का कोर्स है ढांचे ही दिखाता है। चलिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और आते हैं एफएटीएफ। एफएटीएफ अगर हम देखते हैं तो ये इंटर गवर्नमेंटल डिसीजन मेकिंग बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल है, ठीक है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। पाकिस्तान कई दिन से कई साल से ग्रे लिस्ट में चल रहा है, तो ये हमें देखने को मिलता है। एस्टैब्लिश किया गया 1898 में ड्यूरिंग G7 समिट जो है पेरिस में हमें देखने को मिली थी मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट में। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पॉलिटिकल विल जो है ये यहाँ पर क्रिएट करता है जिससे हम मनी लॉन्ड्रिंग जो उसको रोक सके, उसमें कुछ रिफॉर्म जो है वो ला सके, ठीक है। अब यहाँ पर वर्चुअल करेंसी जो उसके साथ भी डील कर रहा है। सेक्रेटरीट जो है वो पाकिस्तान पेरिस में लोकेटेड हमें देखने को, पाकिस्तान में कहाँ से, पेरिस में लोकेटेड जो है वो हमें देखने को मिलता है। और ऐसा है कि अब यहाँ पर एक टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है वो भी यहाँ पर इंक्लूड है। टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है वो भी अब यहाँ पर दिखता है, मतलब 2 बेसिक चीजें हैं, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग।
और अगर फाइनेंशियल इससे अगर कोई कंट्री में इंस्टेबिलिटी आती है तो वो भी चीज़ यहाँ पर FATF जो है वो देखता है। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर? इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन जो है लीगल, रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर जो है मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, प्लस जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है उसको भी यहाँ पर देखा जाए। ठीक है, जो भी यहाँ पर प्रोटेक्शन है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम मिसयूज से वो यहाँ पर देखा जाए। अब यहाँ पर मेंबर्स कैसे हैं? 2019 के हिसाब से अगर हम देखते हैं 37 मेंबर जो है हमें देखने को मिलते हैं, ज्यूरिडिक्शन 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। अब इंडिया जो है क्या ये मेंबर है FATF का? इंडिया जो है वो ऑब्जर्वर बना था FATF का 2006 में, और फिर उसके बाद जून 25 2010 में इंडिया जो है 34th कंट्री मेंबर बना है FATF का। ठीक है, FATF का कॉम्बैट टेरर फाइनेंसिंग ये प्रोमिनेंट बना आफ्टर 9/11 अटैक USA में जो हुआ था, और फिर उसके बाद टेरर फाइनेंसिंग जो है ये भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया। मतलब पहले से मनी लॉन्ड्रिंग, बाद में टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग, ये हमें यहाँ पर FATF का देखने को मिलता है। इसमें हमें अलग अलग लिस्ट देखने को मिलती है, ब्लैक लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट अगर आप देखोगे तो कंट्रीज नोन एज नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज, या फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है कि यार वो सुन ही नहीं रही है, मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा कर रही है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रही है, जो यहाँ पर मतलब जो भी इंसर्जेंट लोग हैं, जो ग्रुप्स है, उनको यहाँ पर फाइनेंसिंग कर रही है, जो इलीगल एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पर परफॉर्म कर रही है, जिससे कि कंट्री जो है उसकी आर्थिक व्यवस्था पूरी तहस नहस हो रही है, वो यहाँ पर उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ब्लैक लिस्ट में देखने को मिलता है, और उसी के साथ मतलब ये लिस्ट चेंज होती रहती है, कोई कंट्री आती है कोई कंट्री जाती है। ठीक है, ब्लैक लिस्ट में बहुत मिनिमम कंट्रीज हमें देखने को मिलती है, ग्रे लिस्ट में काफी कंट्रीज जो है वो देखने को मिलती है। मतलब जो भी कंट्री ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में जरूरी नहीं कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए ही हो, जैसे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए, कुछ कुछ कंट्रीज है श्रीलंका मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, बहुत सारी कंट्रीज जो ऐसी हमें देखने को मिलती है अलग अलग कारणों की वजह से। अगर हम ब्लैक लिस्ट में देखते हैं तो नॉर्थ कोरिया जो है मोस्टली हमें ब्लैक लिस्ट में देखने को मिलता है, देन ईरान, मतलब अगर USA से उसकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, इस तरीके से हमें यहाँ पर ब्लैक लिस्ट जो है वो यहाँ पर रेगुलरली एडिंग डिलीटिंग एंट्रीज हमें देखने को मिलते हैं। ग्रे लिस्ट अगर हम देखते हैं तो कंसिडर टू बी सेफ हेवन, यहाँ पर टेरर फंडिंग सपोर्ट करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग सपोर्ट करने के लिए, है ना, जैसे कि पाकिस्तान, तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और उनके चांसेस होते हैं कि आप ब्लैक लिस्ट जो है उसमें जा सकते हो। ठीक है, तो ये 2 लिस्ट आपको ध्यान में रखना है। पाकिस्तान जो FATF की ग्रे लिस्ट में है 2018 के जून से, और उसी के साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कई बार पाकिस्तान जो है उसको यहाँ पर खतरा, क्योंकि कुछ इंप्लीमेंटिंग पॉइंट देते हैं कि आपको इतने पॉइंट्स जो है वो इंप्लीमेंट करने, लेकिन वो इंप्लीमेंट जो है वो नहीं कर पाता है। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं? इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है IMF के थ्रू, वर्ल्ड बैंक के थ्रू, ADB के थ्रू हमें देखने को मिलते हैं। लोन्स जो है IMF से, वर्ल्ड बैंक से लेने में उनको दिक्कत जाती है। इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है, कंट्रीज जो उनके साथ इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करती कि ये जो पैसा है तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग को देंगे, देन हमारे ऊपर काम पड़ेंगे, मतलब क्या है। इंटरनेशनल बॉयकॉट जो है वो भी कभी कभार हमें देखने को मिलता है। मतलब ये एक्सट्रीम सिचुएशंस है, लेकिन इसमें से कई सारी चीजें प्रमाण पर, कुछ कुछ प्रमाण पर हमें देखने को मिलती है, तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं इंटरपोल पर। इंटरपोल, उसके फंक्शंस, क्योंकि इंटरपोल भी कई बार आपने न्यूज में देखा होगा, सुना होगा, तो इंटरपोल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरपोल अगर हम देखते हैं तो शॉर्टर नेम है ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इंटरपोल आपने कई बार कई कई मूवीज में भी देखा होगा। नेटवर्क है कंप्राइजिंग 194 मेंबर नेशंस, जिसमें इंडिया जो है वो भी शामिल है। एजेंसी जो हेडक्वार्टर हमें लायन फ्रांस में देखने को मिलता है, स्टैब्लिश 1923। रोल जो है उनका है कि यहाँ पर पुलिस जो है वर्ल्ड वाइड, यहाँ पर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल एंड ऑपरेशन सपोर्ट जो है, ताकि इंटरनेशनल क्राइम जो है उससे फाइट करने में इनको जो भी समर्थन है वो प्रोवाइड किया जाए। इंटरपोल जो है यहाँ पर नोटिस इशू करती है। अगर हम देखते हैं तो हमारे भी जो लोग हैं, जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या, है ना, इनको यहाँ पर जो इंटरपोल की नोटिसेस है वो मिली है। अलग अलग कलर होते हैं नोटिसेस के, तो वो भी हम देखेंगे। इंटरपोल अगर हम देखते हैं तो इनके इस तरीके से साइकिल जो है वो चलती है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काउंटर टेररिज्म जो है उसके लिए, देन साइबर क्राइम जो है उसके लिए, साइबर क्राइम ये हम सेपरेटली डील करने वाले हैं, साइबर क्राइम को हमारे सिलेबस में इंटरनेट सिक्योरिटी के। ऑर्गेनाइज्ड इन इमरजेंसी इमर्जिंग क्राइम्स जो होते हैं उनको भी यहाँ पर देखा जाता है। इस तरीके से यहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं। देन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो काउंटर टेररिज्म, अगर हम टेररिज्म को काउंटर कर रहे हैं तो यहाँ पर जो मेंबर कंट्रीज है उनको असिस्ट करना, ताकि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है उनको प्रिवेंट जो है वो किया जा सके, है ना, तो प्रिवेंट करना ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। देन यहाँ पर ऑर्गेनाइज इमर्जिंग क्राइम, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो डिसरप्टिंग इंटरनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क, है ना, यहाँ पर जो क्रिमिनल थ्रेड्स है उनको यहाँ पर पकड़ना, देन उसके ऊपर एक्ट करना, ये सारी चीजें। साइबर क्राइम अगर हम देखते हैं तो साइबर स्पेस जो है वो सेफ बनाना सभी के लिए, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। साइबर क्राइम क्या है, साइबर एक्टिविटीज क्या है, ये सारी चीजें हम एक सेपरेट लेक्चर में डील करने वाले हैं काफी अच्छे तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इंडिया जो है वो कब से मेंबर है? इंडिया जो है मेंबर है सिंस 1956।
अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो जो सर्व करता है नेशनल प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग कोऑपरेटिंग बिटवीन डोमेस्टिक एंड लॉ एनफोर्समेंट यूनिट, एनसीबी जो है ये यहाँ पर डिसिग्नेट करता है कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ इंटरपोल। ठीक है, मतलब ऐसा होना चाहिए इंटरपोल के बीच में कौन यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर रहा है। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है डिसिग्नेट किया गया नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया। तो ये आपको पता रहना चाहिए, ये यहाँ पर इंटरपोल के साथ वार्तालाप करते हैं। इंटरपोल करता क्या है, इंटरपोल जो है बेसिकली यहाँ पर पुलिस को कनेक्ट करता है अक्रॉस दी वर्ल्ड। मतलब समझ लो कि एक बाहर की पुलिस है, हमारे यहाँ की पुलिस है, किससे कनेक्ट करेंगे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पुलिस है, आईपीएस ऑफिसर्स है, इतने सारे आईपीएस ऑफिसर्स है। तो अगर फॉरेन कंट्री के यूएसए के एक पुलिस वाले को अगर कांटेक्ट करना है, किसको करेगा, तो चलो बा इन दोनों में जो ब्रिज है उसका काम हम कर रहे हैं, इंटरपोल कर रहा है। तो यहाँ पर इंटरपोल जो है यहाँ पर बात करेगा हमारे पुलिस से, है ना, जो हमने की हुई है। इंडिविजुअल मेंबर नेशन जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन अगर नहीं है फिर भी इंटरपोल फैसिलिटी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज करते हैं, नॉलेज यहाँ पर शेयर करते हैं, रिसर्च जो है नेशंस के बीच में वो यहाँ पर करते हैं कि देखो यार हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं, ये सारी चीजें। कलर कोडेड नोटिस जो है वो यहाँ पर देते हैं, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, अरेबिक, इसमें तो ये कौन सी लैंग्वेजेस होती है ये भी आपको पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। इंटरपोल नोटिस जो है इंटरनेशनल रिक्वेस्ट कि कोऑपरेट करो, ये बेसिकली क्या होती है, नोटिस जो होती है एक रिक्वेस्ट होती है कि कोऑपरेट करो दूसरे देश में, यहाँ पर पूरा जो पुलिस है उनको कोऑपरेट करके हम यार देखो हमारा चोर है आपकी कंट्री में है तो उसको ना अपन ये करते हैं, थोड़ा पकड़ लेते हैं, तो मतलब एक रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंटरपोल क्या अरेस्ट कर सकता है। देखिए यहाँ पर डजंट हैव लॉ एनफोर्समेंट पावर सच एज अरेस्ट, यहाँ पर अरेस्ट करने की उसके पावर नहीं होती। यहाँ पर जो मेंबर कंट्री है जहाँ पर वो इंसान है वहां पर उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि देखो यार ऐसा ऐसा है, ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हम यहाँ पर जो अरेस्टिंग है वो हम करना चाहते हैं। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है, डिपेंड करता है उस कंट्री में क्या लॉज है। तो अभी यहाँ पे डिफरेंट इंटरपोल नोटिस आपको मैच द पेयर में आ सकते हैं कि कौन सी कलर की नोटिस का क्या मतलब होता है। इसमें रेड नोटिस, येलो नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, ग्रीन नोटिस, ऑरेंज नोटिस, पर्पल नोटिस एंड यहाँ पर एक स्पेशल होती है इंटरपोल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस, ऐसी हमें नोटिस देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करते हैं रेड नोटिस की, रेड नोटिस जो है ये रिक्वेस्ट करता है टू लोकेट एंड प्रोविजनली अरेस्ट एन इंडिविजुअल जिसके एक्स्ट्राडिशन जो है पेंडिंग है। समझ लो कोई भाग गया है, कोई व्यक्ति भाग गया है, ठीक है, दूसरे कंट्री में लंदन में भाग गया है। अब उस लंदन में यहाँ पर वो रिक्वेस्ट करते हैं कि देखो यार उस इंसान को लोकेट करो जो यहाँ से क्राइम करके भागा है, उस इंसान को लोकेट करो, लोकेट करने के बाद उसको आप अरेस्ट करके रखो। ठीक है, जिससे क्या है कि एक्स्ट्राडिशन मतलब उसको जो यहाँ से यहाँ लाना है तो वो पेंडिंग है, तब तक आप अरेस्ट करके रखो। ये जनरली अगर आप देखोगे इशू किया जाता है जनरल सेक्रेटरीट जो है वो यहाँ पर मेंबर स्टेट के यहाँ पर किया जाता है। और अरेस्ट जो है ऑफ फ्यूजिटिव बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ मेंबर नेशन, मतलब वहां पर वो अरेस्ट करेंगे क्या नहीं उनके कंट्री पर डिपेंड करेगा। येलो नोटिस हमें देखने को मिलती है, ये क्या होता है, जो मिसिंग पर्सन है उसको लोकेट करने के लिए। ठीक है, रेड नोटिस मतलब लोकेट करना है, उसको अरेस्ट करना है। येलो नोटिस मतलब उसको लोकेट करना है, कोई मिसिंग अगर व्यक्ति है उसको लोकेट करना है। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है उस केस में, कैलेमिटीज होती है उस केस में मोस्टली यहाँ पर येलो नोटिस इशू की जाती है। ब्लू नोटिस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है किसी व्यक्ति के आइडेंटिटी, लोकेशन, एक्टिविटीज, उस मामले में एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ब्लू नोटिस दी जाती है कि ये फलाना फलाना व्यक्ति है, इसके बारे में हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ब्लू नोटिस जो है वो इशू कर दी गई, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन जो है रिलेटिंग टू क्राइम वो उनको यहाँ पर मिल जाएगी। देन ब्लैक नोटिस, ब्लैक नोटिस जो है रिक्वेस्ट की जाती है इन्फॉर्मेशन जो है अनआइडेंटिफाइड बॉडीज जो है मेंबर नेशन में वो यहाँ पर करने के लिए, कोई अनआइडेंटिफाइड है तो ब्लैक नोटिस जो वो इशू कर दी। ठीक है, ग्रीन नोटिस हमें देखने को मिलती है, ग्रीन नोटिस जो इशू की जाती है जिसे वार्निंग जो है इंटेलिजेंस कोई व्यक्ति के लिए वो यहाँ पर हम ले सकते हैं। ठीक है, वार्निंग यहाँ पर प्रोवाइड करना जो रिपीटेड क्राइम्स कर रहा है। ऑरेंज नोटिस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर वार्निंग अबाउट वॉर्न ऑफ एन इवेंट, अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और अ प्रोसेस जो यहाँ पर सीरियस एंड इमिनेंट थ्रेट जो है पब्लिक सेफ्टी को वो दे रहा है, तो ऑरेंज नोटिस की जाती है। पर्पल अगर हम देखते हैं तो रिक्वेस्ट है जिससे कि इन्फॉर्मेशन जो है मॉडुलस ऑपरेंडी, ठीक है, ऑब्जेक्ट, डिवाइसेस, यहाँ पर जो मेथड है जो इस्तेमाल की जाती है क्रिमिनल्स के द्वारा उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पर्पल नोटिस होती है। देन इंटरपोल यूनाइटेड नेशन स्पेशल नोटिस होती है, ये अगर आप देखोगे इशू की जाती है फॉर इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज जो यहाँ पर सैंक्शंस इंपोज कर रहे हैं बाय यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उनके द्वारा अगर सैंक्शंस इंपोज किए गए हैं तो उसके बारे में अगर कुछ यहाँ पर इंडिविजुअल जो है उनके अगेंस्ट में यहाँ पर ये इशू की जाती है। ठीक है, अलर्ट एक रहता है कि देखो भैया हमने यहाँ पर इनको ये कर दिया है, आप खुद देख लो, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अफ्स्पा के बारे में, मतलब AFSPA, ठीक है, अफ्स्पा। अब ये अगर आप देखोगे तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है जो एनैक्ट किया गया है 1958 में। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है, इम्यूनिटी देता है आर्म्ड फोर्सेस को। क्या है कि हर इंसान के पास डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है एज पर आर्टिकल 21।
मतलब कोई भी पुलिस हो, आर्मी हो, कोई भी किसी व्यक्ति की ऐसी ही हत्या नहीं कर सकती है ना। लेकिन अफ्स्पा अगर हम देखते हैं तो ये अगर किसी जगह पर लागू कर दिया जाता है, उस समय पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिल जाती है, इम्यूनिटी मिल जाती है हमारे आर्म फोर्सेस को। मतलब किसी पर भी अगर वो गोली चला दे, अगर वो इंसान मर गया तो उन पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो है वो मिल जाती है। बेसिकली अगर हम देखते हैं डिस्टर्ब्ड एरिया जो होता है वहां पर ये लगाया जाता है, ठीक है, वहां पर ये लगाया हुआ हमें देखने को मिलता है। एरिया जो डिस्टर्ब्ड है किसी भी कारणों से हो सकता है, इंटरनेशनल कोई हमारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं या इंटरनली कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जैसे कश्मीर हो गया, है ना, अरुणाचल प्रदेश। तो जैसे यहाँ पर क्या होता है, अफवाह जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। 1958 कौन डिक्लेयर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो डिक्लेयर कर सकती है डिस्टर्ब एरिया। सिचुएशन अगर हम देखते हैं कंटिन्यू, अगर अनरेस्ट वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, मिलिटेंसी इंसर्जेंसी अगर वहाँ पर है, बॉर्डर जो है अगर वो थ्रेट में है, रिलीजियस रेशियल एथनिक क्लैशेस अगर हो रहे हैं, तो ये कुछ कारण होते हैं वो लागू करने के। प्रोविजन जो है वो अप्लाई होते हैं जब एरिया जो है डिक्लेयर किया जाता है एज ए डिस्टर्ब, तब प्रोविजन जो है लागू होते हैं। आर्टिकल 355 ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तो ये चीज के तहत हमें आसपास जो है वो देखने, कहीं इसके आलोचना भी होती है। कई राज्यों में जब ये लागू किया जाता है तब उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना होती है कि लोगों के जो राइट्स है, अधिकार है, उनको यहाँ पर दाव पर लगाया जा रहा है, लेकिन ये लगाया जाता है। पावर क्या दी जाती है? अस्पा जो एम्पावर करता है गवर्नर को स्टेट या यूनियन टेरिटरी के, कि वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पर इशू कर सकता है, डिक्लेयरिंग द स्टेट और रीजन विद इन डिस्टर्ब्ड एरिया आफ्टर विच सेंटर कैन डिसाइड वेदर टू स्टेंड द आर्म फोर्स। मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या है, सबसे पहले तो आकलन किया जाएगा कि हाँ ये जगह जो है यहाँ पर जो अस्पा भेजने की जरूरत है या नहीं, आर्म फोर्सेज से भेजने की जरूरत है या नहीं है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर में क्या होता है, फायर अपॉन एनीवन, किसी पर भी वो फायर कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी गोली मार दी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। अब यहाँ पर वार्निंग जो है वो तो बट ऑब्वियसली देते हैं, ठीक है, डिस्टर्ब एरिया में कोई किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो हमें पता है हमारे फंडामेंटल राइट में है कि हमें बताना पड़ेगा, हमें 24 घंटों के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, सीधा आपको पकड़ लिया जा सकता है, अरेस्ट कर लिया जा सकता है। जो व्हीकल है आपकी उसको स्टॉप रुका जा सकता है, सर्च किया जा सकता है। आर्म फोर्स पर्सनल जो है लीगल इम्यूनिटी जो है इस एक्शन के लिए उनको मिलती है। मतलब अगर ये ऐसा करते हैं कोई उन पर कार्यवाही नहीं होगी, कोई एनकाउंटर वाली कोई चीज़ जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ यहाँ पर इतनी ज़्यादा पावर मिल जाती है। अब ये इसके पीछे का मोटिव क्या है, जो आर्म फोर्सेस है इफेक्टिव फंक्शनिंग हो सके, सिक्योरिटी ऑफ नेशन, हमारा नेशन जो उसकी सिक्योरिटी रहे, जो मेंबर है आर्म फोर्सेस के जो असिमेट्रिक वॉरफेयर फेस कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, है ना। असिमेट्रिक वॉरफेयर क्या है, मतलब यहाँ पर वॉर जो है दो, यहाँ पर समझ लीजिए जो बेलिंजरेंट होते हैं जिनका रिलेटिव मिलिट्री पावर डिफर होता है सिग्निफिकेंटली, उनके बीच में अगर कुछ यहाँ पर हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, मिलिटेंसी हो गया, मिलिट्री हो गया, अगर झगड़े यहाँ पर हो रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे तो जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी जो है कहीं भी शूट कर देना, कहीं उनको बचाने के लिए, अगर वो देखते बैठेंगे नहीं मिलिटेंट है, ये तो मिलिटेंट है, लेकिन इसकी अगर जान चली गई तो मेरे ऊपर बहुत सारे केसेस लग सकते हैं, तो इसको मारूं या नहीं मारूं, वो उतने में मार देगा तो क्या मतलब बनेगा। इनको पावर देना पड़ेगा कि यार दिखा जैसे मार दो। ये पावर जो है वो हमें देखने को मिलती है ना। स्टैंडिंग प्रोफेशनल आर्मी इन इंसर्जेंसी या फिर रेजिस्टेंस मिलिशिया जो होते हैं, इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें हमारे सोल्जर्स को, हमारी आर्मी को ज्यादा पावर देने के लिए ये जो चीज है ये यहाँ पर लागू की जाती है। अब इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट, अगर हम जैसे मैंने आपको कहा कई सारे अगेंस्ट में भी बोलते हैं, तो यहाँ पर इम्यूनिटी जो ग्रांट की गई आर्म फोर्सेस को वो काफी बार मिसयूज की गई ऐसा बोला जाता है। मतलब अगर आप देखो कई सारे ऐसे हमें कांड देखने को मिलते हैं जिसमें ये पावर जो मिसयूज की गई है। इनडेफिनेट डिप्लॉयमेंट जो है आर्म फोर्सेस का डिस्टर्ब एरिया में, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस की मॉकरी है। तो हमारी डेमोक्रेसी जो है वो है कि लोगों को घूमने फिरने की आज़ादी है, लोगों को कुछ भी करने की आज़ादी है, वो यहाँ पर छीनी जा रही है। पर्पस जो है यहाँ पर नॉर्मल सी जो है वो लाई जा सके, है ना, रिजनेबल पीरियड में। लेकिन ये ड्रैकोनियन लॉ जो कब तक कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि कई जगहों पर जब वो नॉर्मल सी आ भी जाती है, जब नॉर्मल सारी चीज़ें हो भी जाती है, फिर भी यहाँ पर औसपा जो है लागू कर दिया गया है, फिर भी वहाँ पर लोगों को घूमने की आज़ादी नहीं है, तो फिर वहाँ पर हम क्या करेंगे, है ना। लोग जो है वो यहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप के डिसइल्यूजनमेंट में यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं उनके द्वारा उनका शोषण जो है वो किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। देन यहाँ पर क्रिटिक आर्ग्यू करते हैं कि ये जो एक्ट है ये उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि नॉर्मल यहाँ पर आ जाए, उसमें ये फेल हुआ है, उसमें ये नहीं हुआ है। क्योंकि डिस्टर्ब एरिया अगर हम देखते हैं तो इतने साल तक अगर वो फिर भी डिस्टर्ब्ड है तो फिर मतलब क्या है, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। ह्यूमन राइट वायलेशन जो है उसका एरिया में आर नॉट इंक्वायर्ड इनटू इट एंड अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। किसी को भी मार देंगे, किसी की भी हत्या कर देंगे तो ये नेचुरल जस्टिस जो है उसके अगेंस्ट में जाता है, ऐसा भी आर्ग्यूमेंट जो है वो यहाँ पर दिया जाता है। तो आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट जो इनके मतलब सारे आर्ग्यूमेंट फेवर में अगेंस्ट में पता रहने चाहिए।
तो उनकी पावर क्या है, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट क्या है, ये आपको यहाँ पर पता रहेगा। तो आसपा के बारे में कोई भी अगर आता है तो आप इजीली जवाब दे सकते हो। तो यहाँ पर हमारा ये जो वीडियो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और इसी तरह MM Academy ऐप पर जो लेक्चर्स है, क्वालिटी एजुकेशन आपके लिए आती रहेगी। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय